हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यस प्रकाश क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ये हमारा इस चैप्टर का पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों यूट्यूब पे हमारे चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर इसे आराम से देख सकते हैं। चूँकि आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि आपने हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 वाला वीडियो देख चुके होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म। तो इसका डेमोन्स्ट्रेशन 1 हम अभी गौर करने वाले हैं। इसमें क्या बोला जाता है कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को मूवमेंट में लाया जाता है तो हम देखें कि उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट का इंडक्शन हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट इसमें इंड्यूस्ड हो रहा है। तो इस बात को देखने के लिए हम क्या करेंगे कि एक छोटा सा एक्टिविटी करेंगे, है ना। डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक छोटा सा एक्टिविटी करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि हम एक हॉर्सू मैग्नेट लेते हैं। ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, एक्चुअली में एक हॉर्सू मैग्नेट का हिस्सा है। हमें पता है कि हॉर्सू मैग्नेट कैसा रहता है, तो कुछ इस तरह से हमारा हॉर्सू मैग्नेट रहता है ना। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे सपोज अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है तो उसी तरह से यहाँ पे हमारा नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ये पीछे वाला जो हिस्सा है ये ड्रॉ नहीं किया गया, तो ये हमारा हॉर्सू मैग्नेट हो गया। बाकी हम इसमें देख रहे हैं कि किस चीज़ का यूज हुआ है, तो ग्लैवनोमीटर का यूज हुआ है ना। ये हमारा हो गया क्या, ग्लैवनोमीटर, ठीक है। इस तरह से वायर है हमारा, ये क्लोज लूप है। अब इस लूप के इस वाले हिस्से को हम मैग्नेटिक फील्ड में अप एंड डाउन मूव करेंगे। तो फर्स्ट केस में हम क्या करते हैं कि इसे मूव करते हैं ऊपर की ओर। इसे क्या किया हम, मूव ऊपर की ओर। तो जैसे ही ऊपर की ओर करेंगे तो हम देखेंगे ग्लैवनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रही है। अब क्वेश्चन ये होगा आपके पास से कि भाई ग्लैवनोमीटर क्या होता है। तो एक्चुअली में ग्लैवनोमीटर एक हमारा एक ऐसा डिवाइस है जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बताता है। तो जैसे ही हम इसे ऊपर की ओर किए तो क्या हुआ कि इसमें हम पाए डिफ्लेक्शन इधर की तरफ, ठीक है। यानी कि जब तक ये मोशन में था तब तक के लिए हमारा इसमें इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हुआ। हाँ, ऊपर जाकर जब ये स्टैटिक में हो गया ये वायर, ऊपर जाकर जब जैसे ही हम रुक गए तो फिर से कोई करंट इसमें नहीं है, करंट हो गया जीरो, कोई भी डायरेक्शन नहीं दिखाई देगा। हाँ, इस वाले पोजीशन से ऊपर जितना टाइम तक यहाँ से ऊपर से आने में लगा उतना ही देर के लिए इसमें करंट इंड्यूस हुआ। अब जैसे ऊपर से नीचे करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो जाएगा। जो पहले इस तरफ से जा रहा था अब इस तरफ से जाएगा। तो हम क्या देखें कि जैसे ही हम इसे नीचे की ओर किए तो हम देख रहे हैं कि इंड्यूस्ड करंट जो हो रहा है ये उल्टा हो गया, कुछ इस डायरेक्शन में आ गया। तो हम देख रहे हैं ग्लैवनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन हो रही है ये भी अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को, किसी वायर को अगर हम मूवमेंट में लाते हैं तो जितने देर के लिए मूव करेगा उतने देर के लिए हमारा करंट इंड्यूस्ड होगा। इस फिगर के अनुसार से यही है। तो चलिए इसे हम और अच्छी तरह से देखते हैं। इस चीज़ को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को दूसरे तरह से भी हम डेमोन्स्ट्रेट करके देखते हैं। तो आगे देखने से पहले हमें कुछ चीज़ों का क्लियरिटी होना जरूरी है। क्या है, तो जो नंबर 1 टॉपिक है वो है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या है, हमें समझना पड़ेगा कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय फ्लक्स, FLUX। इसके बारे में फर्दर डिस्कशन जब हमारी 11th और 12th की जो वीडियो आएगी तो उसमें और अच्छे से समझाया जाएगा। फिलहाल के लिए आप चूंकि 10th क्लास में है तो फिलहाल के लिए बस इतना ही हमें समझना है कि फ्लक्स का मतलब हुआ कि एक दिए हुए गिवन एरिया से कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, ठीक है। अगर ये हमारा एरिया है, इस एरिया के थ्रू कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, यही कहलाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू अ सर्टेन स्पेस और सर्टेन एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। फिलहाल 10th क्लास के लिहाज से ये डिफिनेशन हमारे लिए अप्रोप्रिएट है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो क्या कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि सपोज दैट ये हमारा एक लूप है ना। ये वायर हमारा इस तरह से क्लोज लूप है, ठीक है। अब इस क्लोज लूप के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ से गुजर रहा है ना। क्या हो रहा है, हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स इस तरह से गुजर रहा है। तो बोला क्या जाता है कि इस लूप में जितने देर के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आएगी में डेट मीन्स या तो इस लूप के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स या तो ज़्यादा होगा या तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा। तो जितने देर के लिए चेंजिंग आएगी, चाहे वो ज़्यादा हो या फिर कम हो, उतने ही देर के लिए इस लूप में, इस वायर में करंट इंड्यूस होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे
सपोज ये हमारा लूप है। अब इस लूप में हम क्या देख रहे हैं, सपोज हम इस फिगर को फिर से हम ड्रॉ करते हैं। सपोज ये हमारे पास एक लूप है। अब जानते हैं कि इस लूप के थ्रू कोई भी अभी फिलहाल के लिए कोई किसी भी तरह का कोई मैग्नेटिक फ्लक्स पास नहीं कर रहा है, ठीक है। यानी कि हम देखेंगे कि t1 टाइम पे, है ना, t1 टाइम पे इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स है 0, ठीक है। t1 टाइम पे मैग्नेटिक फ्लक्स है 0। अब हम क्या देखते हैं कि 2 सेकंड के लिए हम क्या देखें, 2 सेकंड बाद t2 टाइम पे मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया सपोज दैट 10 यूनिट, है ना। तो 10 यूनिट कहने का मतलब क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है, इतना हमें तामझाम में अभी फिलहाल के लिए पढ़ना नहीं है। यूँ समझिए कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि t1 टाइम पे मैग्नेटिक नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस था, ठीक है ना, इसके थ्रू जो पास करने वाला था 0, कोई मैग्नेटिक फील्ड इसके थ्रू पास नहीं कर रहा है, कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं कर रहा है। लेकिन 2 सेकंड बाद, 2 सेकंड में हम देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके थ्रू पास करने वाले हो गए 10, है ना। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके थ्रू पास कितने हो रहे हैं, 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर गए। तो 0 से 2 सेकंड के दौरान, ये 0 से 2 सेकंड के दौरान जो इंक्रीमेंट हुआ, है ना, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बढ़ा, उतने देर के लिए, ठीक है ना, उतने देर के लिए इसमें करंट इंड्यूस्ड होगा। उतने देर के लिए क्या होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा। हाँ, एक बार जब बढ़ गया तो उसके बाद मान लो कि तीसरे सेकेंड, चौथे सेकेंड, इसमें भी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 10 रह गया, 10 ही रह गया, तो उस केस में कोई भी इसमें करंट इंड्यूस नहीं होगा। कहने का मतलब जितने देर के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंजिंग होगी, दैट मीन्स जितने देर के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होगी, मैग्नेटिक नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंजिंग होगी, उतने ही देर के लिए होगा। यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा था। इनकेस एक एग्जांपल हम फिलहाल के लिए और देखते हैं। तो इस बार हम क्या देख रहे हैं कि सपोज ये हमारा एक एरिया है, ठीक है। एरिया डेट में से एक हम लूप लेते हैं, तो ये हमारा हो गया क्या, एक लूप हो गया, ठीक है। अब इस लूप में हम क्या देख रहे हैं कि अभी के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ से हम देख रहे हैं सपोज दैट नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है 10। एक्चुअल केस में 10 तो होता नहीं है, बहुत ज़्यादा होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे हमारे है हो गए 10। अब किसी रीजन से हम क्या देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घटने लगा। पिछले बार में क्या हुआ, बढ़ने लगा था, अब घटने लगा, और 2 सेकेंड में नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गए 0। तो 10 से 0 आने में जितना टाइम लगा, चाहे 2 सेकेंड हो या 3 सेकेंड हो या 4 सेकेंड हो, उतने देर के लिए इसमें करंट इंड्यूस्ड होगा। हाँ, बढ़ते समय जिस तरफ ये करंट इंड्यूस हो रहा था इस तरफ से, तो घटते समय इस तरफ से होगा, वो बात की बात है। यानी जितने देर के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंजिंग होगी, चाहे 2 सेकेंड के लिए हो या 4 सेकेंड के लिए हो, उतने देर के लिए मैग्नेटिक इसमें इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड होगा। हाँ, एक बार 0 आ गया तो भी इसमें उसके बाद फिर करंट का इंडक्शन हो जाएगा बंद, करंट इंड्यूस्ड होना हो जाएगा बंद। या फिर 0 से 10 हो गया तो 10 के बाद अगर नहीं बढ़ रहा है तो उसके बाद भी करंट इंड्यूस्ड हो जाना हो गया यहाँ पे बंद। अब हम चलिए देखते हैं, इसी बात को समझने के लिए हम क्या करेंगे कि एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कर रहे हैं कुछ इस तरह से। ये हमारा एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, यानी कि एक कॉइल है हमारे वायर का, ठीक है। और यहाँ पे आया और ये गैल्वेनोमीटर से यहाँ पे हमारा अटैच्ड है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, तो पहले वाले हिस्से में एक हम बार मैग्नेट लिए, और बार मैग्नेट लेकर हम इसे बाहर से, पहले ये बार मैग्नेट सपोज था यहाँ पे, है ना, इस बार मैग्नेट का ये वाला हमारा नॉर्थ पोल है और ये वाला हमारा साउथ पोल है। तो हम क्या देख रहे हैं कि बार मैग्नेट बाहर से जैसे ही हम अंदर की ओर किए तो हम क्या देख रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है। गैल्वेनोमीटर में क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है। हाँ, अब अंदर जाके रुक गया तो उस केस में अब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं रहेगा, ये सीधा आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन जितना देर टाइम लगा बाहर से अंदर की ओर करने में, यानी इसे पुश करने में, उतने देर के लिए यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया, डेट मीन्स उतने देर के लिए इसमें करंट इंड्यूस्ड हुआ। अंदर जाकर रुक गया, उसके बाद कोई करंट इंडक्शन नहीं हो रहा है। तो यहाँ से बाहर से अंदर जाने में चाहे 2 सेकंड लगा हो या 1 सेकंड लगा हो या 3 सेकंड लगा हो, इट डजेंट मैटर, लेकिन जितना टाइम लगा है उतने टाइम के लिए इसमें करंट इंड्यूस्ड हो गया। सेकंड वाले हम केस में क्या देख रहे हैं, इस बार अंदर से बाहर की ओर कर रहा है, यानी कि जो बार मैग्नेट है पहले ये अंदर था, अब अंदर से इसे खींचा जा रहा है, पुल किया जा रहा है बाहर की ओर। तो बाहर आने में, अंदर से बाहर आने में जितना टाइम लगा, चाहे वो 1 सेकंड लगा या 2 सेकंड लगा,
जितना टाइम लगा उतने टाइम के लिए हम देखेंगे कि करंट इंड्यूस्ड हो रहा है। हाँ, गैल्वेनोमीटर में हम जो डिफ्लेक्शन देखेंगे इस बार अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, है ना। पहले जो करंट इधर की ओर था, इस बार करंट इधर की ओर रहेगा, यानी कि उल्टे डायरेक्शन इस बार करंट इंड्यूस्ड होगा। अब ऐसा हो क्यों रहा है, इस बात पे हम गौर करेंगे। तो इस बारे में हम अगर गौर करें तो इसे और अच्छे फिगर में अगर हम देखा जाए तो कुछ इस तरह का नजारा रहेगा। ये हमारा एक इस तरह से कॉइल है। अब कॉइल है, यहाँ पे हमारा ये बार मैग्नेट। ये बार मैग्नेट जब ये दूर था, दूर से जैसे ही हम नजदीक लेते जाएंगे तो सपोज जब ये बहुत ज्यादा दूर था, सपोज दैट यहाँ पे था बार मैग्नेट हमारा, फिलहाल के लिए यहाँ पे था, ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा यहाँ पे साउथ पोल है। तो जब दूर था तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स है 0, यानी कि इस लूप के थ्रू कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे नजदीक होते गया, थोड़ा सा नजदीक जब यहाँ पे तक पहुंचा, है ना, यहाँ तक पहुंचा, तो सपोज दैट यहाँ इसके थ्रू मैं नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो क्रॉस कर रहे हैं, सपोज दैट पहले था ये 0, जब यहाँ था यहाँ पे पहुंचा तो मान के चलते हैं कि 10 हुआ, है ना। यहाँ पे पहुंचा, इस तरह से यहाँ पे पहुंचा तो हम मान के चलते हैं कि 10 से हो गया यहाँ पे 50, और यहाँ पे पहुंचा तो हम मान के चलते हैं हो गया 80, और सपोज दैट ये जब पूरा का पूरा अंदर चला गया तो मान के चलते हैं कि 80 से हो गया अब हमारा 100, ठीक है, हो गया हमारा 100। जो जितना टाइम लगा, है ना, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को 0 से यहाँ पे 100 होने में इस कॉइल के थ्रू उतने देर के लिए, चाहे 1 सेकंड के लिए हो या 10 सेकंड के लिए हो, उतने देर के लिए इसमें क्या हुआ, करंट इंड्यूस्ड हुआ। उतने देर के लिए हमारा क्या हुआ, करंट इंड्यूस्ड हुआ। यहाँ पे हमारा गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन हुआ। तो हम क्या देख रहे हैं कि 0 से 100 होने में जितना टाइम लगा उतने टाइम के लिए, हाँ, एक बार ये अंदर चला गया, 100 पे रुक गया, अब इसमें कोई करंट इंडक्शन नहीं होगा, कोई भी करंट इंड्यूस्ड नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह से जब ये बार मैग्नेट को बाहर की ओर लाया जाएगा तो हम क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हम देख रहे हैं कि पहले ये 100 था, अब 100 से धीरे धीरे घटते घटते हो जाएगा 0। तो जितना टाइम लगा घटने के क्रम में 100 से 0 आने में लगेगा, उतना ही टाइम के लिए, उतने ही टाइम के लिए हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे करंट इंड्यूस्ड हुआ। लेकिन इस केस में चूंकि मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है तो करंट का इंडक्शन होगा, जो करंट का डायरेक्शन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यह साफ तौर पे गैल्वेनोमीटर में देखा जा सकता है। ओके, चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पे करंट इंड्यूस्ड किए, एक और हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट यहाँ पे हमारा एक यहाँ पे हमारा इस तरह का एक फिगर है, ठीक। अब इस फिगर में हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारा है मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड जब डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, डेट मीन्स हो क्या रहा है कि डॉट से रिप्रेजेंट किया रहा है, यानी कि सरफेस से बाहर की ओर, यानी कि जो डॉट देख रहे हो ये क्या हुआ, तो सरफेस से, यानी कि आपके स्क्रीन से, चूंकि आप अभी स्क्रीन पे पढ़ रहे हो, चाहे मोबाइल पे पढ़ो या लैपटॉप या कंप्यूटर, इस स्क्रीन से बाहर की ओर यानी आपके तरफ इस तरह से क्या आते जा रहा है। अब इस चीज को तो हम दिखा नहीं सकते, आपको एज्यूम करना होगा, यानी कि स्क्रीन से बाहर की ओर आपके तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, यानी कि स्क्रीन पे नॉर्थ पोल है और आपके तरफ कहीं साउथ पोल रहा होगा, तो नॉर्थ से साउथ पोल की ओर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड मतलब यहाँ पे है। हाँ, अगर क्रॉस रहा तो उस केस में क्या होगा, तो इस कंडीशन में हम क्या देखेंगे, इस बार बाहर से अंदर की ओर, यानी जो स्क्रीन है हमारा, स्क्रीन क्या है, तो स्क्रीन हमारा हो जाएगा इस केस में साउथ पोल, और आपके फेस के पास मान के चलते हैं नॉर्थ पोल, तो ये बाहर से अंदर की ओर रहेगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। हम एक क्लोज कॉइल लेते हैं। अच्छा, अब कुछ पूछोगे कि डॉट से बाहर और क्रॉस से अंदर क्यों, तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा एक गेम में आप देखे होंगे, मूवीज वगैरह में यूज होता है ना, रियल लाइफ में तो खैर अभी तक हम देखे नहीं है। तो आप देखो कि ये जो एरो है, ये एरो अगर आपके तरफ आएगा तो हम क्या देखेंगे, आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे टिप, तो टिप दिखाई देगा, यानी किस तरफ के रहेगा, पॉइंट टाइप रहेगा, है ना। कैसा शेप रहेगा इसका, पॉइंट शेप रहेगा, यानी कि पॉइंट शेप आ रहा है, डेट मीन्स ये एरो आपके तरफ आ रहा है, डेट मीन्स इसका मैग्नेटिक फील्ड हो गया अंदर से बाहर की ओर। अगर आपसे दूर जा रहा हो एरो तो क्या दिखाई देगा, ये वाला पूंछ वाला हिस्सा दिखाई देगा, है ना, ये पूंछ वाला हिस्सा दिखाई देगा, यानी क्रॉस दिखाई देगा, यानी कि इस तरह से क्रॉस रहा है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है कहां से कहां जा रहा है, बाहर से अंदर की ओर आ रहा है। खैर वो बात की बात है, अब हम आगे देखते हैं। तो इस तरह से हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरह से हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मिला हुआ है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं एक कॉइल है, ठीक है, ये हमारा एक क्लोज कॉइल है। तो इसी कॉइल में यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। अब सपोज दैट
ये जो हमारे पास कॉइल है, हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि ये कॉइल था पहले बाहर की ओर, है ना। ये कॉइल कहाँ था, सपोज दैट ये कॉइल था कहीं यहाँ पे, ठीक है, ये कॉइल था कहीं यहाँ पे। तो ये हम क्या देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ रहता तो कोई इसमें करंट इंड्यूस नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे ये अंदर जा रहा है ना, जैसे जैसे कॉइल अंदर जा रहा है तो हम क्या देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इस कॉइल के थ्रू बढ़ते जा रहा है। सपोज यहाँ पे जब यहाँ पे पहुंचा होगा तो पहले के मुकाबले बढ़ा, और अंदर जाएगा और बढ़ेगा, और अंदर जाएगा और बढ़ेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब ये बाहर था तो इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स जो जा रहा था वो था 0, ठीक है। जैसे जैसे ये अंदर चलते चला जाएगा, अभी आधा गया है, जब ये पूरा चलते चला जाएगा, सपोज दैट 0 था अभी इतना ही गया है अंदर, तो सपोज दैट 0 से पहुंच गया ये 50, है ना। 0 से कितना पहुंचा हमारा 50, और जब ये पूरा चला जाएगा तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि पूरा आ जाने के बाद इसके थ्रू नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये पहुंच गए 100, ठीक है। तो जितना देर ये 0 से 100 लग जाने में लगा, है ना, जितना देर के लिए 0 से 100 जाने में लगा उतने देर के लिए हम क्या देखेंगे, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ। डेट मीन्स इस लूप में, है ना, इस रेक्टेंगुलर लूप में हम क्या पाएंगे कि करंट का इंडक्शन हुआ। उसी के साथ उसी तरह से हम क्या किया कि अभी से बाहर की ओर निकाले। बाहर की ओर जैसे हम निकालेंगे तो सपोज दैट पहले कितना था, मैं नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब पूरा का पूरा अंदर था तो 100। अब 100 से क्या हुआ, घटते शुरू हुआ, 100 से हुआ 90, है ना, 80, करते करते हो गया 50, 50 से उसके बाद और होगा तो हो जाएगा 1, है ना, फिर 0। तो 100 से 0 जाने में चाहे 1 सेकंड लगे, यानी जितना देर के लिए मूवमेंट में रहा, जितना देर के लिए क्या ये कॉइल रहा, मूवमेंट में रहा, जितना देर के लिए इसके फ्लक्स में चेंजिंग आया, तो हम क्या देखें कि उतने देर के लिए इसमें इलेक्ट्रिक करंट का इंड्यूस हुआ। कहने का मतलब ये है कि जितने देर के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, है ना, चेंज होगा, उतने देर के लिए हमारा इलेक्ट्रिक करंट का इंड्यूस हुआ। हाँ, ध्यान दीजिएगा, सपोज दैट एक कॉइल यहाँ पे है ना, अब इसी के अंदर पूरा हम इसे मूव करा रहे हैं तो इसमें कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि सपोज दैट यहाँ पे ये कॉइल है, सपोज दैट यहाँ पे है 20, है ना, 20 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, इसके थ्रू क्रॉस कर रहे हैं। अब इसी को हम यहाँ से कभी यहाँ पे लाकर कभी यहाँ पे कर दे रहे हैं, कभी यहाँ पे कर दे रहे हैं, तो इस कंडीशन में भी कोई भी करंट का इंड्यूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि करंट इंडक्शन के लिए मूवमेंट जरूरी नहीं है। करंट इंडक्शन के लिए अगर कोई चीज जरूरी है, कोई बात जरूरी है, तो वो है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंजिंग, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग। जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग नहीं आएगी, कोई किसी तरह का कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। आई थिंक अब तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को रिवाइंड करिए, एक बार और देखिए, ठीक है, आपको बिल्कुल और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक, अब हम क्या देख रहे हैं, तब हमें देखना है अंतर डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट क्या होता है, तो एक ऐसा करंट, ठीक है, जिसमें एक फिक्स डायरेक्शन हो, जिसमें एक पॉजिटिव हो, है ना, एक निगेटिव हो, तो इसमें फिक्स डायरेक्शन रहेगा। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से कहाँ रहेगा, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। हाँ, ये अलग बात है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, लेकिन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रहेगा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। ओके, तो ये तो डायरेक्ट करंट हुआ, जो इलेक्ट्रिक सेल के द्वारा, जो इलेक्ट्रिक बैटरी के द्वारा जो रहता है वो होता है डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या हुआ, तो हम देख रहे हैं कि सपोज यही अब कॉइल है, यही भी कॉइल है, हम क्या देख रहे हैं, एक बार अंदर किए फिर बाहर किए, अंदर किए तो करंट का डायरेक्शन इधर की ओर है, जब बाहर किए तो करंट का डायरेक्शन इधर की ओर है ना। अब इसी को हम अंदर बाहर करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे, तो हम क्या पाएंगे कि कभी करंट इधर की ओर फ्लो हो रहा है, कभी करंट इधर की ओर फ्लो हो रहा है ना। अब मान के चलो कि 1 सेकंड में इसे 20 बार अंदर बाहर कर दिए, तो 20 बार इसका क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज होगा। तो चूंकि 20 बार डायरेक्शन ये चेंज हो करेगा, तो कैसा ये करंट रहेगा, अल्टरनेटिव करंट, यानी कि ये करंट जो रहेगा वो अल्टरनेट करेगा, इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। आप अंदर बाहर इस तरह से करते चले जाओ, ये क्या होगा, इसमें करंट जो इंड्यूस्ड होगा उसके डायरेक्शन में भी लगातार चेंजिंग आती रहेगी। ठीक उसी तरह से इस कॉइल को भी क्या करना है, आपको बाहर अंदर इस तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स कभी बढ़े कभी घटे, कभी बढ़े कभी घटे, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, जो करंट मिलेगा उसके पास कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं रहेगा, है ना। तो वो जो करंट रहेगा वो अल्टरनेटिंग करंट रहेगा, क्योंकि इसके पास कोई भी फिक्स डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो अल्टरनेटिव करंट में हम क्या देख रहे हैं, अगर एक डायरेक्शन में रहा तो डीसी करंट कहलाएगा, अगर अल्टरनेट करेगा तो अल्टरनेटिंग करंट रहेगा। और ये जो अल्टरनेटिंग करंट होता है ये ट्रांसमिट होता है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बिना किसी लॉस ऑफ ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये इसीलिए ज़्यादातर एवरीडे लाइफ में
जो गांव तक या शहरों तक जो बिजली जाती है वो एसी करंट के फॉर्म में जाती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में हम लोग क्या पढ़े थे, तो उसमें हम जानते थे कि भाई अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है, अगर हमारे पास क्या है इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है, और क्या है तो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन के साथ साथ है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो हम क्या करते थे कि मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन है वो हम निकाल लेते थे। लेकिन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग क्या है, तो इसमें हमें क्या पता रहेगा, तो नंबर ये जो फोर्स का डायरेक्शन है ये हमें पता रहेगा, है ना, और इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन रहेगा ये भी हमें पता रहेगा। तो हमें निकालना क्या रहेगा, तो यहाँ पे हमें निकालना रहेगा क्या, तो ये करंट का डायरेक्शन। तो हम क्या करेंगे, जैसे फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल को हम करते थे, यहाँ पे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल करेंगे। तो राइट हैंड रूल यहाँ पे हम अपनाएंगे। तो राइट हैंड रूल में हम क्या करेंगे, दायां हाथ को लेंगे और इस तरह से हम अपने हाथों को रखेंगे, है ना, ताकि ये तीनों जो उंगलियां हैं ये आपस में 90 डिग्री पे रहे। तो हम क्या देखेंगे कि ये जो थंब है ये डायरेक्शन ऑफ मोशन दिखाएगा, है ना, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स दिखाएगा, है ना, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हमारा इंडेक्स फिंगर दिखाएगा, और जो मिडिल फिंगर है वो इंड्यूस्ड करंट दिखाएगा। तो अगर आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल नहीं देखे हो, है ना, तो उसे आप प्रीवियस वीडियो में जाओ, उसे देख लो, आपको अच्छी तरह समझ में आ गई, तब जाके यहाँ पे हमारा फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर मोस्ट प्रोबेबली लगभग इलेक्ट्रिक मोटर के जैसा ही रहता है। ठीक है, तो यह हुआ हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक जनरेटर को समझने से पहले एक बात हमें समझना पड़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग कुछ हद तक। तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग के दो केस हम फिलहाल के लिए देखे हैं। पहला ये क्वाइल वाला हम देखें एग्जाम्पल, है ना, दूसरा हम एग्जाम्पल क्या देखें, तो दूसरा एग्जाम्पल इस तरह का हम एक केस देखें, तीसरा एग्जाम्पल हम देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, सपोज ये एक हमारा क्वाइल है और यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड, क्या है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, चूंकि डायरेक्शन इधर की ओर है यानी कि यहाँ पे जरूर नॉर्थ पोल रहा होगा और यहाँ पे हमारा साउथ पोल रहा होगा। ठीक है, सपोज दैट ये क्वाइल है। अब ये क्वाइल जो है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल में है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल में है, तो जाहिर सी बात है इस क्वाइल से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं कर रहा है ना, यानी फ्लक्स है जीरो, यानी कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जीरो। अब इस कॉइल को आपको एज्यूम करो कि ये इधर की ओर मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जैसे जैसे मूव कर रहा है वैसे वैसे क्या होगा कि इसमें नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इसके थ्रू जो पास करने वाले थे वो बढ़ते रहेंगे, है ना, जब तक ये 90 डिग्री पे ना आ जाए। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि 0 से 90 डिग्री तक आने में लगातार इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ते जा रहा है और फिर 90 से आगे की ओर मूव करेगा, जैसे यहाँ पे अब इसे भी देख रहे हैं, है ना, एज्यूम कर सकते हो। तो जैसे हम क्या करेंगे, ऐसे मूव कर रहा है और मूव करते करते 90 पे पहुंचा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ते जाएगा, फिर 90 से और आगे बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घटते जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब तक ये मूव करते रहेगा तब तक या तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें बढ़ते रहेगा या फिर घटते रहेगा। तो हम क्या पाएंगे कि इसमें करंट इंड्यूस्ड लगातार होते रहेगा। तो इसी बेसिस पे हम लोग इलेक्ट्रिक जनरेटर को पढ़ेंगे, एसी जनरेटर पढ़ेंगे। तो एसी जनरेटर में हम क्या देख रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सपोज हमारे पास नॉर्थ पोल है, ये फिर हमारे पास यहाँ पे साउथ पोल है। ठीक है, और यहाँ पे एक शाफ्ट के सहारे यहाँ पे रखा हुआ है हमारा क्वाइल। ठीक है, ये हमारा है क्वाइल। अब इस क्वाइल से दो रिंग अटैच्ड है, जो स्लिप रिंग है ना, दो अटैच्ड है। एक स्लिप रिंग का नाम है S1, दूसरे स्लिप रिंग का नाम है S2। और इस स्लिप रिंग में दो कार्बन ब्रश अटैच्ड है, एक B1 है एक B2 है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा मैग्नेट है एक्चुअली में हॉर्सू मैग्नेट है। ठीक है, ये फिगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो इसीलिए इसे पीछे वाले पोर्शन को हटाया जा चुका है ना, हटाया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं कि ये जो है शाफ्ट, ये शाफ्ट किसी मोटर के सहारे अटैच्ड होगा या किसी भी सहारे अटैच्ड होगा। जब शाफ्ट को घुमाया जाएगा तो जाहिर सी बात है क्वाइल भी घूमेगा। अब जब क्वाइल घूमेगा तो जाहिर सी बात है जब ये क्वाइल घूमेगा तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आएगा। ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आएगा। कैसे आएगा,
तो हमें पता है कि यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, तो यहाँ से नॉर्थ से साउथ की ओर बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगे। ठीक है, चूंकि ये अभी का जो कॉइल का सिचुएशन है, सपोज दैट ये दोनों के दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी कि 0 डिग्री है ना, ये एक दूसरे के पैरेलल है। लेकिन जैसे हम इसे मूव करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हम क्या पाएंगे कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगे, है ना। कब तक? जब तक ये कॉइल ऐसे होके क्या हो जाए, पूरा खड़ा ना हो जाए। तो उस कंडीशन हम क्या देखेंगे कि 0 से 90 तक आने में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हुआ, बढ़ते गया। 90 से और ज्यादा इधर की ओर घूमेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा। ठीक है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, घटेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब 0 से 90 आएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, और बढ़ने के दौरान जितना देर के लिए बढ़ा और 90 के बाद जितना देर के लिए घटा, उतना देर के लिए इसमें इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे इंड्यूस्ड होगा। तो 0 से 90 आने में जितना देर में ये टाइम लगा, चाहे 2 सेकंड लगाए या 4 सेकंड लगाए या 0.1 सेकंड लगाए, डजेंट मैटर, उतने देर के लिए इस कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट का इंडक्शन हुआ, इतने देर के लिए इलेक्ट्रिक करंट हमारा इंड्यूस्ड हुआ। अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप अपने दाएं हाथ को लो, ध्यान दीजिएगा इस फिगर के हिसाब से यहाँ पे हम लगाए हुए हैं, ये बायां हाथ आपको लग रहा होगा, लेकिन हमें बायां हाथ नहीं लेना है, आपको अपना दायां हाथ ही लेना है। तो हम क्या देखेंगे कि अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम फिक्स करेंगे किसे, तो इस इंडेक्स फिंगर को। इंडेक्स फिंगर में ये हमारा रहेगा नॉर्थ पोल और ये हमारा रहेगा साउथ पोल। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ भी नॉर्थ और ये हो गया हमारा साउथ। जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन बताता है वो बताता है ये हमारा मिडिल फिंगर। तो बाद में मिडिल फिंगर को हम प्लेस करेंगे कुछ इस तरह से। तो मिडिल फिंगर सपोज दैट ये कर रहा है नीचे की ओर डायरेक्शन, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे करंट है नीचे की ओर। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो फोर्स इंड्यूस्ड हो रहा है वो किधर की ओर हो रहा है, ऊपर की ओर हो रहा है ना। तो हम क्या पाएंगे कि इस तरह से यहाँ पे हम मैग्नेटिक यहाँ पे जो करंट इंड्यूस्ड हो रहा है इसे हम निकाल सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे हम फोर्स बोल दिए, एक्चुअली में हमें क्या देखना है, पहले मैग्नेटिक फील्ड देखना है, उसके बाद डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखना है, उसी के हिसाब से यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक करंट हम देखेंगे। तो अगर आप यहाँ पे पहले इस हिस्से में फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाओ तो हम क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट जो इंड्यूस हो रहा है ये ऊपर की ओर हो रहा है, और यहाँ पे अगर यहाँ पे अगर फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल अप्लाई करोगे तो हम देखेंगे क्या कि करंट यहाँ पे नीचे की ओर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या पाएंगे कि जितना बार ये मूव करेगा उतना बार ये करंट अल्टरनेट करेगा, है ना। यानी कि एक बार जब घूमेगा तो एक बार घूमने में ये क्या करेगा, तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन 2 बार चेंज होगा। क्यों? क्योंकि 0 से 90 जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, फिर 90 से आगे बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है। यानी कि एक बार मूवमेंट में ये कितना बार करेगा, तो 2 बार, 2 टाइम, ठीक है ना। एक मूवमेंट में ये 2 टाइम करंट को अल्टरनेट करेगा। यानी कि हमें पता है कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो अलग डायरेक्शन रहेगा और मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा तो कुछ दूसरा ही डायरेक्शन रहेगा। यानी कि डायरेक्शन जो रहता है वो रिवर्स हो जाता है, वो ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड हम कुछ देखते हैं। यानी कि इन 1 रेवोल्यूशन ऑफ द कॉइल द करंट रिवर्स द डायरेक्शन 2 टाइम। ठीक है, इंडिया में हम क्या देखते हैं, जो एसी जनरेटर जो यूज होता है ना, वो होता है उसमें कितने होते हैं, तो 1 सेकंड में 50 रिवोल्यूशन होते हैं। यानी कि 1 सेकंड हुआ नहीं कि 50 बार घूमेगा। जब ये 50 बार घूमेगा तो हम बोलेंगे कि हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है वो 50 हर्ट्ज का है। कितना है हमारा, 50 हर्ट्ज। आप कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लेते हो तो अप्लायंस से अगर आप लोगे तो उसमें आप देखोगे 220 वोल्ट लिखा हुआ रहेगा, जितना पावर का है वो वाट लिखा रहेगा, और साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी भी लिखा रहता है 50 हर्ट्ज, जो कि इंडिया के इलेक्ट्रिक करंट के हिसाब से फिट बैठता है। ठीक है, अमेरिका का कुछ अलग रहेगा, अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग रहते हैं। ये डिपेंड करता है कि कंट्री कितना बड़ा है ना, कितने दूर तक सप्लाई करना है, कितना इलेक्ट्रिक करंट का कंजम्पशन हो रहा है, ये सारी बातों पर डिपेंड करते हैं। उसके बाद कोई कंट्री डिसाइड करता है कि हाँ भाई हम कितने फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेंगे। तो 50 हर्ट्ज चूंकि इसका है, तो यानी कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कितना बार चेंज होगा, तो हम देखेंगे क्या कि 100 टाइम, यानी कि 100 बार ये चेंजिंग होगा। यानी कि एक करंट प्रोड्यूस हो रहा है इंडिया में 50 हर्ट्ज, और हम क्या देख रहे हैं कि चूंकि 50 रेजोल्यूशन है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि करंट का जो डायरेक्शन जो रिवर्स होगा, जो चेंजिंग होगी, वो कितने टाइम होगी, 100 टाइम होगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रैक्टिकल जनरेटर में हम क्या देख रहे हैं, तो पहली बात बाय यूजिंग प्रैक्टिकल जनरेटर में हम क्या देखेंगे कि ये परमानेंट मैग्नेट की जगह पे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट का इंड्यूस्ड हो।
उसके बाद बहुत बार ये होता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा टाइम, मतलब कि बहुत सारे टाइम ये भी होता है कि इस नंबर ऑफ टर्न्स को हम बढ़ाते हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स को जितना ज़्यादा हम बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक करंट उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक करंट उतना ही ज़्यादा इंड्यूस्ड होगा। अब बहुत सारे टाइम में क्या देखा जाता है कि नंबर ऑफ टर्न्स लोग इतना ज़्यादा बढ़ा देता है कि बहुत ज़्यादा ये कॉइल हैवी हो जाता है। तो हैवी हो जाता है तो इसे घुमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। चूंकि इस कॉइल को ज़्यादा घुमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और हमें करंट ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है कि इस कॉइल को फिक्स कर दिया जाता है और ये जो हमारा मैग्नेट है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसी को हम घुमाना शुरू कर देते हैं। भाई हमें मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंजिंग से मतलब है, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आप देख रहे हो एसी जनरेटर का यूज, ठीक है ना। आप शादी ब्याह में देखते होंगे जो जनरेटर आता है एक्चुअली में वो एसी जनरेटर ही होता है। तो हम बोले थे कि बहुत ज़्यादा हैवी कॉइल होने पे क्या होता है, हम मैग्नेट को ही घुमाना शुरू कर देते हैं। उसका ये एक एग्जांपल है, एक इंडस्ट्रियल जनरेटर है, ठीक है ना। और ये एक छोटा सा एग्जांपल है, जब हम लोग बहुत छोटे थे, बच्चे थे, तो बहुत सारे अंकल लोग जो थे रहते थे ना, उनके साइकिल में ही हम देखते थे कि एक छोटा सा डायनेमो रखा हुआ है, ठीक है ना। एक तरह का ये जनरेटर ही है, ठीक है। इस डायनेमो में यहाँ पे एक हमारा व्हील है जो कि टायर के, जब टायर मूव करता था, ठीक है, तो ये भी मूव करता था, है ना। रात के समय इसे अटैच कर दिया जाता था घुमाकर, तो ये मूव करता था और इसी के थ्रू रहता था, आगे हैंडल के पास बल्ब रहता था तो बल्ब जलता था, ठीक है। यह अलग बात है कि ज़्यादा ये फ्रिक्शन के कारण टायर बहुत जल्द खराब हो जाती थी। खैर अब तो जमाना टॉर्च का आया, टॉर्च के बाद मोबाइल का आ गया, तो इसका है ही नहीं। अब तो खैर साइकिल ही बहुत कम लोग चलाते हैं, वो बात की बात है। तो वो ये हुआ हमारा एसी जनरेटर। क्या होगा जब हमें डीसी जनरेटर रहेगा, तो डीसी जनरेटर में ये जो हम स्लिप रिंग यूज कर रहे हैं, इसके बदले हम स्प्लिट रिंग यूज करेंगे, यानी कि बस सारी चीजें सेम रहेंगी। सारी चीजें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, है ना। ये यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे कम्यूटेटर यूज करेंगे, यानी कि रिंग ही है लेकिन स्प्लिट है, टूटा हुआ है, अलग अलग है। इससे क्या होगा कि ध्यान दीजिएगा कि जो करंट इंड्यूस्ड होगा इस करंट में, सॉरी इस डायरेक्शन में जो करंट इंड्यूस्ड होगा, सपोज दैट ये करंट इंड्यूस्ड ऊपर की ओर हुआ, है ना। तो जैसे ही ऊपर की ओर करंट इंड्यूस्ड होगा तो इस वाले भाग में हमेशा करंट ऊपर की ओर ही मूव होगा, ऊपर की ओर ही आएगा, और इस वाले भाग में करंट अगर नीचे की ओर आ रहा है तो नीचे की ओर ही होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों हिस्सा अलग अलग है। जब ये घूम कर यहाँ पे इधर आएगा तो ये वाला इधर आएगा, तो भी हम क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो लगातार होते चला जाएगा, ठीक है। और यही हो गया हमारा कम्यूटेटर का यूज, ठीक है। कम्यूटेटर से हमारा ये कार्बन ब्रश है, कार्बन ब्रश ये सिर्फ अटैच्ड रहता है, ये जुड़ा हुआ नहीं रहता है। चाहे इस केस में देखें या इस केस में देखें, कार्बन ब्रश बस अटैच्ड ही रहता है, ये इसके साथ मतलब अटैच नहीं रहेगा, सिर्फ टच रहेगा, ठीक है ना। नहीं तो अगर अटैच रहेगा तो क्या होगा, ये रिंग के साथ ऐसे घूमेगा और पूरा का पूरा लोरेट आ जाएगा। यानी कि डीसी और एसी जनरेटर में बस यही एक फर्क है, क्या, तो वहाँ पे फुल रिंग यूज होता है, यहाँ पे कम्यूटेटर यूज होता है, डेट मीन्स यहाँ पे स्प्लिट रिंग यूज होता है, ठीक है। यानी कि अगर उसे हटा के सिर्फ यहीं पे चेंज कर दें तो एसी से डीसी हो जाएगा, ये एसी जनरेटर के बदले ये डीसी जनरेटर हो जाएगा। तो डीसी जनरेटर का बहुत ही कम, मतलब कि नॉर्मली तौर पे बहुत कम यूज होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे यूज हुआ है क्या, स्प्लिट रिंग। तो इतना देर के लिए करंट का, इतना देर के लिए एनर्जी का तो हरासमेंट हुआ, क्योंकि इतने देर के लिए जब ये कार्बन ब्रश रहेगा वो टच होगा नहीं तो एनर्जी का हरासमेंट होगा, है ना। और चूंकि एनर्जी बिना मतलब के हरासमेंट होगा, इसलिए डीसी जनरेटर का बहुत ही कम यूज होता है, ना के बराबर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आगे देखते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, तो वह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इसमें हम क्या देख रहे हैं, तो हम लेंगे दो कॉइल, क्या हम करेंगे, दो कॉइल लेंगे। सपोज दैट एक कॉइल हुआ हमारा हुआ ए और दूसरा कॉइल हमारा हुआ बी। तो हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से हम करेंगे, इस कॉइल को किसी चीज पे ऐसे लपेट देंगे, है ना। यहाँ पे हमारा स्विच है, ये रेजिस्टेंस है हमारे सेफ्टी के लिए है, यहाँ पे एक स्विच है। तो अभी के लिए हमारा फिलहाल के मान के चलते हैं स्विच है ऑफ। जैसे ये स्विच ऑफ है तो हम क्या देख रहे हैं कि इस वाले कॉइल में ये यहाँ पे हमारा ग्लेवनोमीटर लगा हुआ है, तो हम क्या देख रहे हैं कि इसमें ग्लेवनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है। लेकिन जैसे हम स्विच ऑन करेंगे तो हम क्या पाएंगे कि ग्लेवनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन बस कुछ समय के लिए हो, उसके बाद डिफ्लेक्शन हो गया, गैप। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हम स्विच ऑन करेंगे तो यानी थोड़े देर के लिए ही सही इसमें करंट इंड्यूस्ड होगा,
ठीक है। उसके बाद कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, हो गया ये अब स्थिर, ठीक। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि स्विच ऑफ करेंगे तो भाई फिर उसके बाद एक बार और करंट इंड्यूस होगा, लेकिन इस बार होगा उल्टे डायरेक्शन में। अगर पहले बार में इधर की ओर करंट इंड्यूस हुआ तो दूसरे टाइम में इसके जस्ट रिवर्स में करंट इंड्यूस होगा, लेकिन वो भी बहुत ही कुछ समय के लिए होगा, बहुत ही कम समय के लिए होगा, ठीक है। अब फिर से स्विच ऑन करेंगे तो फिर से करंट इंड्यूस्ड होगा, लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, फिर उसके बाद रुक जाएगा, कोई भी करंट यहाँ पे नहीं मिलेगा। फिर से ऑफ करेंगे तो फिर से रिवर्स डायरेक्शन में होगा। यानी अगर हम स्विच ऑफ स्विच ऑन करते चले जाएंगे तो उसी हिसाब से यहाँ भी हमें एसी करंट मिलेगा, अल्टरनेटिव करंट यहाँ पे मिलते चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसको और इसके बीच में कोई संपर्क नहीं है, कोई वायर नहीं है, फिर भी इसके इफेक्ट के कारण यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड हो रहा है। अब इसके पीछे रीजन क्या है तो आप 2 मिनट दिमाग लगाओ, ठीक है ना। उसके बाद एक बार सोचो, तो वीडियो का पॉज करो, एक बार सोच के देखो कि आखिर क्यों हो रहा होगा। चलिए अब हम ये मानकर चल रहे हैं कि आप वीडियो पॉज करके आप एक बार एज्यूम करके देख चुके हो। अगर ठीक है तो इसे हम अब देखते हैं। हम क्या देख रहे हैं कि इस कॉइल को जैसे हम स्विच ऑन करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे हम कॉइल को जैसे यहाँ पे सपोज यहाँ पे हम स्विच हम यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है ना, और ठीक इसके बदले हम यहाँ पे ये जो हम एसी सोर्स है इसे हम यहाँ पे सपोज यहाँ पे बैटरी लगाते रहे इस चीज़ को और बेहतर समझने के लिए। तो हम क्या पाएंगे कि जैसे हम स्विच ऑन करेंगे तो स्विच ऑन करते ही क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिक या ये एज अ मैग्नेट ट्रीट करेगा, यानी कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रोडक्शन होगा। यानी इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हुआ, पहले क्या था जीरो से अचानक से मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा। सपोज दैट ये जब ये स्विच ऑफ था तो इसमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं था, तो इसके थ्रू भी कोई मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं जा रहा था, यानी कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मान के चलते हैं 0। लेकिन जैसे स्विच ऑन किए तो कुछ माइक्रो सेकेंड में ही ये 0 से सपोज दैट मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे जनरेशन हुआ और इसके थ्रू नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गए 100। तो 0 से 100 जितना टाइम लगा होगा उतने ही टाइम के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ। फिर जैसे स्विच ऑफ करेंगे तो ये सारे के सारे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो दिखाई दे रहे हैं ये हो जाएंगे 0, यानी 100 से इस पर कितना हो जाएंगे 0। तो 100 से 0 जाने में जितने सेकंड का टाइम लगा, जितना भी टाइम लगे उतने देर के लिए फिर से इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड होगा, है ना, वो भी रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वेट क्या होगा जब हम यहाँ पे सोर्स में देंगे एसी सोर्स, यानी कि अगर एसी करंट देंगे तो एसी करंट तो जाहिर सी बात है ये हमेशा रिवर्स करते रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, है ना, रिवर्स करते रहेगा। तो उस केस में क्या होगा, तो अगर एसी सोर्स देंगे तो हमें पता है कि कभी इलेक्ट्रिक करंट इधर जाएगा, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, यानी कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा वेरी करेगा, जिसके कारण यहाँ पे एसी करंट का इस सोर्स के कारण यहाँ भी करंट इंड्यूस लगातार होते चला जाएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक सर्किट जो यूज होता है उसके बारे में हम यहाँ पे ध्यान देंगे। तो पोल पर से जो हमारे पास वायर आता है, जो हमारे घर तक वायर आता है, वो 2 वायर आते हैं। एक होता है लाइव वायर और दूसरा होता है न्यूट्रल वायर। यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक हमारा हुआ लाइव वायर और दूसरा हमारा हुआ न्यूट्रल वायर। लाइव वायर के यहाँ पे सबसे पहले ये मीटर हमारा है, मीटर के जस्ट पहले एक फ्यूज लगाया जाता है ना। फ्यूज क्या होता है, तो अगर बाय द वे कभी एक्स्ट्रा करंट फ्लो हो तो ये क्या होगा, फ्यूज उड़ जाएगा और बाकी जो दुर्घटना है उससे हमें बचा लेगा। तो एक फ्यूज है F1, उसके बाद मीटर आया। मीटर के बाद यहाँ पे हमारा मेन स्विच है। मेन स्विच में यानी कि एक स्विच यहाँ पे लगा हुआ है, मेन स्विच दोनों के लिए है, ओपन क्लोज दोनों के लिए होगा, लाइव वायर के लिए भी रहेगा और न्यूट्रल वायर के लिए भी रहेगा। उसके बाद फिर से हमारा एक फ्यूज आया, ठीक है ना, जो कि शॉर्ट सर्किट वगैरह केस में अगर बाय द वे करंट किसी के रीजन से एक्स्ट्रा जाता है तो ये क्या होगा, गल कर गिर जाएगा, ये फ्यूज उड़ जाएगा, तो दिक्कत ज़्यादा नहीं होगा। तो ये हमारा मेन फ्यूज है और ये हमारा कंज्यूमर फ्यूज है। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि अब सपोज दैट यहाँ पे हमारा है बल्ब। तो बल्ब यहाँ पे अगर हमारे पास है तो उस केस में हम क्या देख रहे हैं कि बल्ब हमें जलाने के लिए बस 2 ही वायर की जरूरत है, पहला लाइव वायर और दूसरा न्यूट्रल वायर। तो यहाँ से हमारा लाइव वायर यहाँ पे लिया गया इस तरह से स्विच होते हुए, और एक वायर यहाँ से न्यूट्रल वायर से लिया गया, और यहाँ पे बल्ब हमारा क्या होगा, जैसे ही अगर हम स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब हमारा क्या हो जाएगा, जल जाएगा, ठीक है, ये बल्ब हमारा जल जाएगा। अब सपोज दैट यहाँ पे एक सॉकेट है जिससे हमें पंखे को चलाना है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, तो उस केस में हम करेंगे क्या कि एक जो वायर है
ये वायर हमारे पास आ रही है और ये चली जाएगी, ये लाइव वायर आई, ठीक है ना। तो इस वाले सॉकेट में आ गई कौन सी वायर, लाइव वायर आई। दूसरे वाले सॉकेट में हमारा न्यूट्रल वायर से तार आया करंट, ठीक है ना। और नॉर्मली तौर पे बस यही दोनों के सहायता से हमारा पंखा चल जाएगा, ठीक है ना। तब बस दो ही वायर रहते हैं। लेकिन अगर आप वायरिंग अच्छे से करवाओगे तो क्या होगा कि आप देखोगे कि एक तीसरा सॉकेट भी रहता है। ये तीसरा सॉकेट किस लिए होता है, तो ध्यान दीजिएगा, इससे जो तार अटैच्ड है ये चला जाता है अर्थिंग में। आप देख रहे होगे किस तरह से जाएगा और ये अर्थिंग में चला जाएगा। ये होता क्यों है, तो ध्यान देना है। तो इसके पीछे रीजन ये है, सपोज दैट ये जो न्यूट्रल वाला वायर है, न्यूट्रल बोर्ड है, जो अर्थिंग वाला वायर है, ठीक है, ये जो सॉकेट है इसमें ये जो यहाँ से जो अर्थिंग वाला वायर है, एक्चुअली में वो जो वायर होता है ये अटैच्ड रहता है कहाँ पे, किसी भी ऑब्जेक्ट के जो हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज कर रहे हैं इसके बॉडी से। इन केस अगर करंट लीक होता है तो ये क्या होगा कि इस बॉडी में अगर करंट लीक होता है, अगर हम इसे छूते हैं तो हमें झटका लगेगा। तो उससे बचाने के लिए ये जो वायर है ये रहेगा और कहाँ पे रहेगा, अर्थिंग में चला जाएगा। ये क्या रहेगा, ये ग्राउंड में चला जाएगा, अर्थ कनेक्शन में चला जाएगा, जिसके से क्या होगा कि अगर बाय द वे करंट लीक होता भी है किसी रीजन से तो ये चला जाएगा अर्थ में और हमें झटका नहीं लगेगा, है ना। हमें झटका नहीं लगेगा, हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ठीक है। अब इस बात को हम और अच्छे से समझ, यानी कि जो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल वायरिंग में, जो सिर्फ हम नॉर्मली तौर पे दो ही तार यूज करते हैं, एक्चुअली में हमें 3 तार यूज करना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये लाइव वायर, एक न्यूट्रल वायर और तीसरे अर्थ के लिए, ताकि किसी तरह का कोई भी इलेक्ट्रिकल हैजार्ड नहीं हो, ठीक है। अब ध्यान देंगे इस बात पे, एक बार हम बात हम और गौर करेंगे कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई वायर इस मेटालिक बॉडी में टच ही करे। हो सकता है कि हम यूज तो करें एसी करंट, तो एसी करंट अगर हम यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे इंड्यूस होगा। क्यों, क्योंकि एसी करंट में कभी डायरेक्शन चेंज होगा, है ना। तो किसी रीजन से अगर मैग्नेटिक क्या बोला जाता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में इस बॉडी के थ्रू चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड होगा। और इस इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड के लिए हम क्या करेंगे, अर्थिंग वायर का यूज हम करते हैं, अर्थ वायर का यूज करते हैं, ठीक है। तो जो भी हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, जैसे एग्जांपल के तौर पे जो मेटल से बने हो, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, फ्रीज हो गया, है ना। तो ये सारे के सारे में हम देखेंगे कि सॉकेट में 3 प्लग रहेंगे। क्या रहेंगे, 3 प्लग लगे हुए रहते हैं। लेकिन अगर बाय द वे कोई प्लास्टिक का इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है तो उसमें हम बस 2 ही देखेंगे। क्यों, क्योंकि उसमें करंट लीक हो ना हो कोई खतरा नहीं है। जैसे मोबाइल का चार्जर हो गया और भी बहुत सारे, जैसे टीवी हो गया, सेटअप बॉक्स हो गया, इन सारे में के सारे 2 ही होते हैं, 2 ही सॉकेट। लेकिन जो मेटल से बने हुए रहते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, है ना, ये हमारा आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, इंडक्शन हो गया या फिर फ्रीज हो गया, इन सारे में 3 सॉकेट होते हैं। क्योंकि अगर करंट लीक करेगा मेटालिक दे तो मेटालिक बॉडी पे आएगा, इससे हम छुएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल हैजार्ड होगा। इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, तो इससे हम अर्थ वायर से हम कनेक्ट कर देंगे ताकि कोई भी हैजार्ड नहीं हो। हम भी एज अ मेंटेनेंस इंजीनियर एक कंपनी में काम किया करते थे, तो वहाँ पे भी मशीनों में बहुत बार क्या होती थी कि इलेक्ट्रिक करंट लीक करती थी। तो उससे बचाने के लिए क्या किया जाता था कि उस मशीन के बॉडी से एक वायर लेकर और हम लोग ग्राउंड में इस तरह से कर दिया करते थे, ताकि मशीन के ऑपरेटर जब इस मशीन को छुए तो उससे हैजार्ड नहीं हो, है ना। हाँ, बाद में जाकर उससे हम देखते थे कि बाद में जाकर क्या होता है कि देखा जाता था कि भाई आखिर किस रीजन से इलेक्ट्रिक करंट लीक कर रहा है, लेकिन टेम्पोररी बेसिस पे हम लोग इस तरह से किया करते थे। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जो लास्ट टॉपिक है, वो हमारा इलेक्ट्रिकल फ्यूज, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल फ्यूज क्या होता है, तो जाहिर सी बात है आपको पता होगा आपके घर में बोर्ड वगैरह में यूज होता है इलेक्ट्रिकल फ्यूज। अब इलेक्ट्रिकल फ्यूज में क्या होता है, तो एक वायर का यूज किया जाता था जो नॉर्मली तौर पे बना हुआ रहता है स्टील वूल से, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिकल फ्यूज है इसमें अलग अलग, जैसे सपोज दैट यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल फ्यूज हम लिए जिसपे मार्क है 10 एम्पियर। कितना वायर है, कितना मार्क्ड है, 10 एम्पियर। इसका मतलब यह हुआ कि सर्किट में, यानी कि सर्किट में जैसे ही 11 एम्पियर का या 10 एम्पियर से जरा सा भी ज्यादा अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो उस कंडीशन में यह क्या होगा, तो ये ब्रेक कर जाएगा। अब ब्रेक कैसे करेगा, तो जो भी हम मटेरियल यूज करते हैं फ्यूज वायर के लिए, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफी कम होता है। यानी कि इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट जाएगा तो हम देख चुके हैं पिछले वाले चैप्टर में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट I²RT। तो I का वैल्यू जैसे ही बढ़ेगा तो हीट ज्यादा बढ़ेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही जाएगा तो ये गर्म हो जाएगा, गर्म होके
टूट जाएगा। यानी करंट ये बर्दाश्त कर सकता है 10 एम्पियर तक ही, 10 एम्पियर के जैसे ही जाएगा तो ये ब्रेक डाउन कर जाएगा, और ये ब्रेक करेगा तो क्या होगा, सर्किट ब्रेक कर जाएगा, और सर्किट ब्रेक होने के कारण जो भी जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है बीच में, चाहे फ्रिज हो या टीवी हो, ये नुकसान नहीं होगा, ये खुद ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। बहुत बार आदमी क्या करता है कि यहाँ पे फ्यूज में स्टील वूल के जगह पे नॉर्मली तौर पे कॉपर का बहुत ही मोटा वायर यहाँ पे लगा देते हैं, है ना। बार बार ये जो फ्यूज उनका उड़ता है मतलब उनके इलेक्ट्रिकल सर्किट का, तो उससे बचने के लिए बहुत ही मोटा वायर यहाँ पे यूज कर लेते हैं, जो कि बहुत गलत है। उस केस में क्या होगा, सारी चीजें उड़ जाएगी, में भी घर में आग भी लग जाए, है ना, और ये वाला सेफ ही सेफ रहेगा। तो जो फ्यूज का जो काम है वो नहीं होता है। ठीक है। तो आपके घर में कुछ इस तरह का फ्यूज यूज होगा, है ना। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में नॉर्मली तौर पे इस तरह का फ्यूज होगा, जैसे आयरन के अंदर हो गया, टीवी वगैरह के अंदर हो गया, कुछ इस तरह का फ्यूज यूज होता है। अब तो नॉर्मली बेसिस पे क्या होता है, फ्यूज की जगह पे हम एमसीबी यूज करते हैं, है ना, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, कि जैसे ही सपोज दैट ये 5 एम्पियर का या 10 एम्पियर का अगर हम एमसीबी यूज करते हैं, तो जैसे ही 11 एम्पियर होगा तो क्या हो गया, ये नीचे की तरफ ट्रिप कर जाएगा। खैर वो बात की बात है। ये होगा फ्यूज का हमारा यहाँ पे सिंबल हो गया। इसी तरह के सिंबल से हम लोग करते हैं, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पे ये सिंबल यूज होगा, और ये सर्किट डायग्राम में हमारा ये सिंबल इलेक्ट्रिकल फ्यूज के लिए होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हैजर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा इलेक्ट्रिकल फ्यूज के बारे में हम ध्यान दिए, ये हो गया। ठीक है। अब हम देखेंगे हैजर्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो भाई बिजली किसी का नहीं हुआ है, ठीक है, इसे हमें हमेशा बच के रहना चाहिए, जहाँ तक हो सके इसे दूर ही रखो। अगर आप एक परफेक्ट नहीं हो किसी काम को करने में, तो उसे हाथ है ना ही लगाओ तो बेहतर है। क्यों? क्योंकि बिजली को जैसे ही छुओगे, है ना, एक वायर जो करंट कैरी कर रहा है, अगर आप उसे जैसे ही छुएगे तो आपको शॉक फील होगा, है ना। शॉक फील होगा तो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा हैजर्ड होता है। हो सकता है आपका शरीर जल जाए, हाथ जल जाए, बहुत सारे केस में क्या हो जाता है, आदमी डेथ भी कर जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है इस बारे में ध्यान देना। अगर आप एक परफेक्शन के साथ काम नहीं कर पा रहे हो तो आप मत करो, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिहाज से या सबके लिहाज से। अब आप क्वेश्चन ये अराइज होगा कि आखिर क्या रीजन है कि इलेक्ट्रिक करंट के शॉक से आदमी डेथ कर जाता है। तो नंबर 1 रीजन है हीट, क्योंकि जब हमारे शरीर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से पास करेगा, ये सपोज डेट ये हमारा शरीर है, ठीक है, सपोज यहाँ पे हम लेकर चल रहे हैं, ये हमारा है ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में सपोज ये हमारा ह्यूमन बॉडी के थ्रू जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, तो नंबर 1 रीजन क्या है नुकसान होने का। तो नंबर 1 हमारा पास रीजन है, वो है हमें हमारे शरीर का रेजिस्टेंस। क्योंकि हमें पता है कि हीट का जो प्रोडक्शन होता है उसका फॉर्मूला होता है I²RT, ठीक है। I² यहाँ पे हो जाएगा, ये हो गया हमारा I², ये फिर हो गया हमारा R, और ये हमारा हो गया T। तो हमें पता है कि शरीर में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, इसके थ्रू अगर इलेक्ट्रिक करंट होगा जो फ्लो होगा तो R का वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगा, उस केस में हीट भी प्रोड्यूस होगा और हमारा शरीर जलने जैसा हो जाएगा, जल जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। दूसरा, हमें पता है कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो हमारे शरीर में आयंस होते हैं, ठीक है ना। हमारे शरीर में क्या होंगे, आयंस होते हैं ना। ब्लड में हमारे पास क्या हो जाता है, NaCl है, और भी बहुत सारे अलग अलग साल्ट हैं जो कि आयंस में टूट जाएंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा तो भी हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, ठीक है। तो ये हुआ। तीसरा, नर्व सेल को डैमेज करता है, और सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को, किसी ऑर्गन को डैमेज करता है तो वो हमारा है हार्ट और ब्रेन, इन दोनों को डैमेज करता है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर बाय द वे हम किसी रीजन से इलेक्ट्रिसिटी का में काम कर रहे हैं या कुछ यूज कर रहे हैं, तो हमें प्रॉपर वे में PPE किट का यूज करना चाहिए, है ना। अब गीले हाथों से आप प्लग को मत छुओ, है ना। अगर कोई काम करो तो हो सके तो रबर ग्लव्स का आप यूज करो, जूते पहनकर काम करो। कोई प्लग निकाल भी रहे हो या किसी वायर को जोड़ भी रहे हो तो भले ही मेन स्विच हम ऑफ करें या जो भी रीजन रहे, जो भी हम करके रखें, लेकिन हमें प्रॉपर वे में जूते या चप्पल पहन के ही काम करने चाहिए। यह हुआ हमारा एक छोटा सा टॉपिक, हैजर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आई थिंक ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आ भी गया होगा कि भाई आखिर क्या है। तो ये जो हमारा ये जो चैप्टर है ये हमारे 3 पार्ट में डिवाइडेड था, ये हमारा आज का लास्ट पार्ट था। अगर आप चाहते हो कि इस लेक्चर का आपको PDF और अच्छे तरीके से मिल जाए, ठीक है ना, तो आपको सिंपल वे में टेलीग्राम चैनल पे जाना है, वहाँ पे सर्च करना है प्रकाश क्लासेज, उससे आप ज्वाइन करो। आपको सारी नोटिफिकेशन वीडियो से रिलेटेड,
PDF से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड वहाँ पे लगातार मिलते चली जाएगी। एक्स्ट्रा क्वेरी के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर इस कॉन्टैक्ट नंबर पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू या डायरेक्ट कॉल के थ्रू, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हो या किसी स्पेसिफिक चैप्टर पे वीडियो चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में संपर्क करो, हम और हमारी टीम हमेशा राजी है आपके लिए। थैंक यू सो मच। अभी पेंडेमिक का दौर है तो घर पे ही रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू सो मच, बाय।